हे गाइस, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डे 27 एंड पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर चल रहा है हमारा डे 27 एंड पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमारा लाइव हो चुका है चैनल में, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब डे 27 पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन। तो उसके लिए पहले अपन आ जाते हैं अपनी किसमें टेक्स्ट बुक के ऊपर कि अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। चार्जेबिलिटी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, आइटम दैट आर नॉट कैपिटल एसेट कि क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया ट्रांसफर हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये हो चुका है। ठीक है ना, कल अपन लोगों ने एक टॉपिक किया था दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो हम लोग आज वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी चार्ट बुक है डे 27 कैपिटल गेन। सबसे पहला जो टॉपिक था वो है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कल आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा? कल आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं जो कि एक्वायर्ड है बिफोर 23 जुलाई 2024, ठीक है, तो उस केस में आपके पास टैक्सेबिलिटी में ऑप्शन है कि आप टैक्स पे कर सकते हो उसमें 20% से या तो 12.5% से, बट वहां पर आपको क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 20% और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका हो जाएगा 12.5%। ठीक है, और ये चीज जो है वो हमारे बाकी ये जो एग्जाम्पल है उसमें भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो है बेटा लास्ट वीडियो में किया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दैट इज योर FVOC। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जाके आपकी सेल वैल्यू वो आप ले लोगे, माइनस करोगे आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा, सेल। तो सेल करने में जो भी आपका खर्चा लगा है लाइक ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, वो आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। क्या आ जाएगा? नेट कंसिडरेशन। ठीक है, नेट कंसिडरेशन आ गया। अब इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि जो आपने क्या किया है, परचेज किया है, तो माइनस कर देंगे। फिर अपन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करती हूँ तो उसमें जो मेरा खर्चा आया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो वो जो है वो अपन क्या कर देंगे, क्या बोलते हैं, माइनस कर देंगे। तो वो अपन माइनस कर देंगे। फिर तो आपका आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे होता है आपको पता है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा 12 महीने कि 12 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म में, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म में। आप कैटेगरी 2 में आते हो तो फिर आपके लिए होगा 24 महीने, 24 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहां पर अपन ये माइनस कर दिया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है ना, ये भी जो है वो क्या बताता है, लॉ बताता है कि इसको कैसे कंप्यूट करना है। तो सेक्शन नंबर हमारे पास है एक 55 जो बताएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो अलग अलग एसेट के केस में अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, क्या मैम ये फॉर्मेट हमको रटना है? जी हाँ, बिल्कुल रटना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यही कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो आपका आ जाएगा क्या, नेट कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर। तो अब हमको क्या निकालना सीखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो क्या, ठीक है। तो ये जो है ना, जो हमारी चार्ट बुक है उसमें पूरा का पूरा एक पेज में दिया हुआ है, ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है बट चार्ट बुक में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो हम इसको अभी चार्ट बुक से कवर करेंगे पहले, ठीक है, ताकि आपका चार्ट बुक भी रीड हो जाएगा और उसके बाद बुक भी कवर हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सबसे पहले बोला है फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखा हुआ है जनरली, मतलब जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है सारे एसेट के लिए कैसे निकालते हो, ठीक है। तो अगर आपने कैपिटल एसेट एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, अगर आपने 2001 से पहले एक्वायर किया है, ठीक है, अगर मैं कभी भी 2001 से पहले बोल रही हूं तो आपको डेट हमेशा 1/4 ही समझनी है, दैट इज ईयर स्टार्टिंग, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 2001 से पहले मतलब कि 1/4/2001 से पहले, अगर मैं बोल रही हूँ 1/4/2000 मतलब 2001 के बाद तो 1/4/2001 या उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2001 से पहले एक्वायर किया हुआ है, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, तो आप लेने वाले हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो बिफोर कैपिटल एसेट एक्वायर बिफोर 1/4/2001, अगर 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया गया है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर आपको लेना है। तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सबसे स्टार्ट कब से होता है, तो स्टार्ट होता है आपका 2001-2, 1-2 से पहले का है क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स, नहीं है, तो इसीलिए हम फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कब की, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, ठीक है। उसके बाद नोट, नोट क्या बोलता है यहाँ पर, तो नोट बोलता है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये नोट है कि अगर आपने एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, अगर आपने एसेट एक्वायर किए 2001 से पहले, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, पहला आपका ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका परचेस प्राइस है वो, फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। तो फर्स्ट में आप क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड के ए में क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू, बी में क्या लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो ए और बी विच एवर इज लोअर वो आपका सेकंड हो जाएगा, फिर 1 और 2 विच एवर इज हायर वो आपका बच जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो यहां पर अपन इसको विच एवर इज लोअर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो कभी भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो होती किसकी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है तो यहां पर अपन ये जो कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो किसके लिए करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो आओ दोस्तों इसको ध्यान से देख ले पहले कि यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरल एसेट के लिए, तो अगर आपने कैपिटल एसेट 2001 से पहले एक्वायर किया तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है, तो यहां पर अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट में और सेकंड का ए फेयर मार्केट वैल्यू, बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यहां विच एवर इज लोअर 1 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका, तो अगर आपने 1/4/2001 के बाद एसेट एक्वायर किए तो आपको क्या लोगे आप, परचेज प्राइस, ठीक है। अब फर्स्ट वाला केस जो है वो कवर हो चुका है, अब आते हैं अपन सेकंड केस में, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट।
तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या लेंगे, तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो अपन क्या लेंगे, निल। अगर परचेज्ड है तो अपन क्या लेंगे, परचेज प्राइस, ठीक है। और ये सबको आप काट सकते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप काट, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में सेल्फ जनरेटेड होगा तो निल, और परचेज्ड होगा तो परचेज प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट है बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी। तो बोनस शेयर के केस में अगर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अगर ऑन और आफ्टर 1/4/2001 है तो उसमें क्या लोगे, निल, ठीक है। तो बोनस शेयर के केस में क्या है, बहुत इजी है। अगर 2001 से पहले एक्वायर किया गया है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, और अगर 2001 के बाद एक्वायर किया गया है तो अपन क्या लेंगे, निल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है ये, राइट शेयर एंड सिक्योरिटी। तो राइट शेयर के केस में इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर, कि अगर शेयर जो है वो शेयर होल्डर खुद एक्वायर कर रहा है, तो सेकंड क्या है, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। क्या आपको पता है कि बोनस शेयर में और राइट शेयर में क्या फर्क होता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बोनस शेयर जो है वो दिया जाता है अपने एम्प्लॉइज को फॉर डूइंग समथिंग। बोनस शेयर जो ऐसा शेयर है जो फ्री में दिया जाता है, ठीक है, जो किसी को भी मिल रहा है, किसके लिए, फ्री के लिए, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर, कि आपको शेयर होल्ड करने के लिए शेयर्स मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर। उसके बाद राइट शेयर एंड सिक्योरिटी। तो राइट शेयर के केस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक, जब कंपनी नया आईपीओ लाती है तो शेयर खरीदने का एक मौका देती है मार्केट से कम प्राइस में, तो उसको बोलते हैं क्या, राइट शेयर, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, कंपनी के शेयर खरीदने का एक मौका मिल रहा है, वो भी एट डिस्काउंटेड रेट, तो उसको बोलते हैं राइट शेयर, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूं और मैं रिलायंस की शेयर होल्डर, और मुझे रिलायंस की तरफ से ऑफर आए कि आप रिलायंस लिमिटेड के शेयर जो है वो खरीद सकते हो और कम प्राइस में खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है अभी 2000 रुपीज, और मुझे ऑफर आया 800 रुपीज में खरीदने का, ठीक है। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 800 रुपीज ऑब्वियसली। बट अब मेरे को नहीं खरीदना है, मेरे पास जो ऑफर है वो 5000 शेयर्स का है, कि 5000 शेयर्स को मैं 800 रुपए में खरीद सकती हूँ, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए। बट मुझे नहीं खरीदना है, तो मैं क्या करती हूँ, अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर देती हूँ, किसी और को बेच देती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बेचा 200 रुपए पर शेयर पे या 500 रुपए पर शेयर पे, तो मैं कितना उससे ले सकती हूँ मार्जिन, मैक्सिमम उससे 1200 रुपए ले सकती हूँ। अगर मैं 2000 से भी ज्यादा में बेचूंगी तो मार्केट में से नहीं खरीद लेगा, 2000 में भी बेचूंगी तो मार्केट से खरीद लेगा बंदा, उसको मेरे से खरीदने में क्या फायदा होगा, या तो मैं 1200 तक बेचूंगी तो भी खरीद लेगा, या 1200 से कम में बेचूंगी तो खरीद लेगा, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है ये, कि अगर मैं सेलर हूं और मैं क्या कर रही हूँ, अपना रिनाउंसमेंट प्राइस ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए पर शेयर, तो मैंने 200 रुपए पर शेयर इंटू 5000, तो कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए मेरा क्या होगा, रिनाउंसमेंट प्राइस हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, क्या मैंने कोई खर्चा किया यहाँ पर अनाउंस करने में, नहीं, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया है, 10 लाख रुपए। तो मैं जितना पर शेयर, फॉर एग्जाम्पल 5000 शेयर थे मेरे पास और मैंने 200 रुपए पर शेयर में अनाउंस कर दिया है एक शेयर को, तो मैं 10 लाख रुपए जो वो यही बना लिया, ठीक है। अब ये हमेशा जो होगा आपका रिनाउंसमेंट का जो गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफर डेट से रिनाउंसमेंट डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग देखूंगी, कि जब मेरे को ऑफर आया तब से मैं रहा, तो कितने ही डेट मेरे को, कितना ही टाइम मेरे को ऑफर के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ने ही बोल दिया है कि हमेशा आपको इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी बेटा, बायर। बायर के केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट टू कंपनी फॉर शेयर्स। तो यहां पर जितना उसने कंपनी को पे किया शेयर्स के लिए, तो कंपनी कितना ले रही है, 800 रुपए, और अनाउंसमेंट के लिए कितना पे किया, 200 रुपए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई, 1000 रुपए पर शेयर, ठीक है, इंटू 5000 शेयर, तो 50 लाख रुपए जो है उसकी शेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, राइट शेयर और सिक्योरिटी।
तो राइट शेयर सिक्योरिटी में दो केस है, इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर और दूसरा है आपका रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। ना एक सेकेंड, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर शेयर्स, तो शेयर्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑब्वियसली बात है बेटा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर शेयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू ट्रांसफर डेट तक ही होती है, मतलब जिस दिन आपको शेयर अलॉट हुआ है, नॉट अप्लाइड, ठीक है, अलॉट हुआ है, जिस दिन से लेके आप सेल करो तब तक आप क्या लेते हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हो। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐसे भी कोई भी एसेट का परचेस से लेके सेल डेट तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर 112A एसेट, आपने पढ़ा होगा कि तीन एसेट को हम 112A में कैटेगराइज करते हैं, कौन सी तीन एसेट, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है, और तीसरा है आपका यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये तीनों जो है वो क्या है, लिस्टेड है, तो फिर ये किस में आ जाएंगे, 112A में आ जाएंगे। तो अगर in case of equity share, equity oriented units of mutual fund and units of business trust acquired up to 31 जनवरी 2018, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक्वायर हुआ है बेटा, कब तक, 31 जनवरी 2018 तक एक्वायर हुआ है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ये होगा, ठीक है, 31 जनवरी तक एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये होगा। और इफ एक्विजिशन इज आफ्टर 31/1/18 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एक्चुअल कॉस्ट, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर 112A एसेट्स, तो 112A के केस में क्या है, सबसे पहला, तो सबसे पहले बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेकंड, फेयर मार्केट वैल्यू जो 31/1/2018 की है, या तो सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है, फिर जो भी लोअर होगा और यहाँ पे फर्स्ट विच एवर इज हायर, वो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, ठीक है। तो वापस से देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर 112A एसेट, सबसे फर्स्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड का ए क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, बी है सेल वैल्यू, ए और बी विच एवर इज लोअर, 1 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अगर सिक्योरिटी एक्वायर हुई है 31/1/2018 तक, अगर उसके बाद एक्वायर किए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ओके। ना यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, आप कैसे कंप्यूट करोगे, कैसे निकालोगे 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू, तो क्या बोलता है, शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31/1/2018, कि अगर क्या 31/1/18 को लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, हाँ लिस्टेड है, तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू लूंगी, हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31/1/18, तो उस दिन की जो हाईएस्ट प्राइस कोट हुई है वो ले लूंगी, ठीक है। सेकेंड, सिक्योरिटी नॉट लिस्टेड ऑन 31/1/18, तो अगर वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूनिट्स, तो अपन क्या ले लेंगे, जो नेट एसेट वैल्यू है एज ऑन 31/1/18, बट इन केस शेयर्स नॉट लिस्टेड ऑन 31/1/18 बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि 31/1/18 को लिस्टेड नहीं थे लेकिन आज ट्रांसफर की डेट में वो शेयर जो है वो लिस्टेड है, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18, उससे इनटू करेंगे क्योंकि उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, और CII of the year in which shares were first held by assessee और 1-2 whichever is later, क्योंकि 1-2 के पहले का अगर होगा तो अपने पास CII 1-2 से पहले का नहीं है, तो अपन मैक्सिमम किसका ले सकते हैं, 1-2 का CII ले सकते हैं। बट आप इंटू करते टाइम एक चीज ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे इंटू करते टाइम, कि आपको इंटू करना है 17-18 के CII से, क्योंकि आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है एज ऑन 31/1/18, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका है। क्या बोलता है कि अगर शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में 31/1/18, तो मैं क्या लूंगी, हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31/1/18, इफ शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन 31/1/18, 31/1/18 को शेयर्स लिस्टेड नहीं है, देन इन केस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के केस में
फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू एनएवी ले लेंगे 31/1/18 का। और अगर शेयर्स लिस्टेड नहीं है 31/1/18 को बट आज सेल की डेट में लिस्टेड है तो उस केस में अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई 17/18 का डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच फर्स्ट हैंड, मतलब जब परचेस किए थे, और फाइनेंशियल ईयर 1-2 विच एवर इज लेटर। आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो है वो क्या है सर, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने एसेट को 6 तरीके से क्लासिफाई किया। एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ एसेट में हमने एसेट को 6 तरीके से क्लासिफाई किया है। कैसे 6 तरीके से किया है, तो यहां पर मैं आपको बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपन सबसे पहले लेंगे जनरल केस। दूसरा अपन क्या लेंगे, इंटेंजिबल एसेट। तीसरा अपन क्या लेंगे, बोनस शेयर। चौथा अपन क्या लेंगे, राइट शेयर। और पांचवा अपन क्या लेंगे, तो बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, और उसके अलावा क्या होता है, तो उसके अलावा होता है हमारा 112A एसेट्स, 112A सिक्योरिटी। ठीक है, तो जनरल केस में आपको पता है, आपको चेक करना है कि एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 है, एक्वायर और आफ्टर 1/4/2001। 2001 से अगर पहले एक्वायर किया गया है तो अपन क्या लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन है किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो वो इक्वल होगी या तो कम होगी। और अगर 2001 के बाद एक्वायर किया गया है, अगर आफ्टर 2001, तो उस केस में आप क्या लोगे, परचेस प्राइस। ठीक है, ये आपका जनरल केस है। जनरल केस में हमेशा आपको दो तरफ जाना है, एक तरफ 2001 से पहले एक्वायर किया है, 2001 है उसके बाद एक्वायर किया है। पहले एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। अगर 2001 के बाद एक्वायर किया तो योर एक्चुअल परचेस प्राइस। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको ध्यान रखना है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में क्या बोलता है कि अगर आपका सेल्फ जनरेटेड है तो आप लोगे निल, और अगर परचेस्ड है तो आप क्या लोगे, परचेस प्राइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, बोनस शेयर। तो इसमें भी दो केस हो गया कि अगर 2001 से पहले एक्वायर किया तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, अगर 2001 के बाद एक्वायर किया है तो अपन क्या लेंगे, निल। ठीक है, उसके बाद राइट शेयर, अगर मैं खुद एक्वायर कर लेती हूँ, बायर ही खुद एक्वायर कर लेता है, तो एक्चुअल कॉस्ट, अगर रिनाउंसमेंट हो जाता है तो सेलर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा रिलायंसमेंट के केस में, और बायर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा जब वो सेल करेगा तब उस केस में जो कंपनी को प्राइस पे किया है प्लस जिससे खरीदा गया जो अनाउंसमेंट प्राइस पे किया है, दोनों को ऐड करके देखेंगे। और 112A सिक्योरिटी के केस में अगर 31/1/18 से पहले एक्वायर किया गया है तो आपकी जो क्या बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो भी हायर होगा 1 और 2 में वो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ये 5 एसेट की अलग अलग डिस्क्राइब कर दी गई है। अब आ जाते हैं अपन किसमें, अपनी टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक में जो है वापस से यही चीजें दी गई है कि जनरल रूल अगर एक्वायर हुआ है ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो फिर अपन लेंगे क्या, एक्चुअल परचेज प्राइस। अगर बिफोर एक्वायर हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ
actual purchase price or fair market value as on 1/4/2001, whichever is higher. For immovable property acquired before 1/4/2001, the fair market value cannot exceed stamp duty value as on that date. ठीक है. इंटेंजिबल एसेट में सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, परचेस्ड है तो एक्चुअल परचेज प्राइस. बोनस शेयर के केस में अगर 2001 से पहले एक्वायर्ड है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील. राइट एंटाइटलमेंट के केस में if the shareholder sells the right entitlement and announces the right, then cost of acquisition for announcement is nil. सेलर का nil होता है और money received for announcement price is FEOC resulting in short term capital gain. इसको FEOC कर लेना, ठीक है, कि जो पैसा आपको मिलेगा FEOC बन जाएगा और वही हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. तो रिनाउंसमेंट के केस में आपको जो गेन हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. 112 का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसको आगे डिस्कस किया गया है. यहाँ पर क्यों 5 केस हो गए, क्योंकि इसमें जनरल को सेकंड केस कर लिया इस तरह, अदरवाइज ये 4 ही होते हैं. उसके बाद बात करेंगे किसकी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की. तो हमारी चार्ट बुक है ये. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में यहाँ पर 2 एसेट लिए गई है, एक ली गई है इंटेंजिबल एसेट और एक ली गई है अदर एसेट. ठीक है. इनटेंजिबल एसेट के केस में बोल रहा है सर ऑलवेज नील. ठीक है, कि इनटेंजिबल एसेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नील होता है. क्योंकि क्या गुडविल के ऊपर घर बना दोगे कि पेटेंट के ऊपर घर बन जाएगा, नहीं, उसका इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसलिए उसको क्या ले रहे हैं, नील. और एक्चुअल कॉस्ट किसके लेंगे, अदर एसेट के. ठीक है. अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर्ड, कि 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट जो है वो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है. ठीक है. तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो यहां पर हमारा क्या है, डे 27 है ना. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद नेक्स्ट अपन लोग क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आपको 2 ही एसेट देखनी है. एक आपको देखनी है इनटेंजिबल एसेट, कि इनटेंजिबल एसेट का क्या होता है, नील होता है. और अदर एसेट की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटेंजिबल एसेट का क्या होता है, नील, और अदर एसेट का क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट. और इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी व्हाट, इग्नोर्ड. ठीक है. तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है. दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर. अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. क्या बोलता है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इग्नोर, ट्रीटेड एज नील. 1/4/2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट आपको इग्नोर करना है. Intangible asset, cost of acquisition is nil since intangible asset cannot be physically improved. Double deduction. If deduction has already been claimed for certain expenses like interest on housing loan under section 24B or 80C, then further deduction as cost of improvement is not allowed. कि अगर किसी चीज का आपको खर्चे का डिडक्शन मिल चुका है, ठीक है, 24B में या फिर 80C में, तो क्या वापस से वो खर्चे का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. डबल डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी. 24B में क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिलता है और यहां पर क्या मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन. तो अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है 24B में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है. और अगर आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C. ठीक है. तो वो यहां पर आ जाएगा. और अगर एक बार अगर इधर डिडक्शन मिल गई 28 में 80C में तो क्या उसी की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मिलेगी, नहीं मिलेगी. आई होप आई एम क्लियर. यस. तो यहां पर अपन लोगों ने किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेकेंड है आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. प्लीज 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 इसको अच्छे से याद करना है. तो बार बार रेपिटेटिवली आपको इसको याद करना है. उसके बाद यहां पर ये चीज मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाई है
ऑप्शनल इंडेक्सेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऑप्शनल इंडेक्सेशन है। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इंडेक्सेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पे टैक्स एट द रेट 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड दिस ऑप्शन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल टैक्स कैलकुलेशन। ये आपको कब कंसिडर करना है? टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे कंसिडर करना है। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोग को पहले चार्ट बुक से पढ़ाया जा चुका है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द फर्स्ट ईयर एसेट वाज हेल्ड और 1 2 whichever इज लेटर। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करना है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू ट्रांसफर ईयर का डिवाइडेड बाय जिस साल में आपने पहली बार इंप्रूवमेंट कराया है। एक दो तो नहीं आया कि एक दो से पहले का तो अपन क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं, तो विच एवर लेटर भी कट जाएगा। ठीक है, पेज नंबर क्या है इसका? 67। तो ये जो है वो हो गया। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, आपका इंडेक्सेशन दिया हुआ है, कल जो पढ़ा है भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है वो यहां तक हम लोगों ने चार्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट जो कवर कर लिए। यही जो मैंने ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शेल नॉट इंक्लूड रिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 24B दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंप्रूवमेंट में कभी भी 24B के खर्चे की रिडक्शन नहीं आएगी, या फिर चैप्टर 6 से में रिडक्शन क्लेम की है 80W और EEA में, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ही लिया जाता है। तो एक बार अगर आपको कहीं और रिडक्शन मिल गई है तो क्या वापस से उसकी रिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले पेज में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है, और इसके अंदर क्या कवर किया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रहा, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये रहा। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। वेरी अनइंपॉर्टेंट, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार कि क्या होती है इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन। गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, लूम आर्स, रूट परमिट, right to manufacture, produce or process any article or thing, right to carry on business or profession। ठीक है, तो ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल, ये आपकी क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कहीं आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। अब एक सेक्शन आती है जिसको बोलते हैं सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, दैट इज सेक्शन 47। ठीक है, तो इसको अपन सेपरेटली डील करना चाहेंगे, इसलिए एक बार इसका नाम लिख लेते हैं सेक्शन 47। दैट इज सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 47 दैट इज सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, अब कुछ ट्रांजैक्शन को लॉ ही बोलता है कि हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस को लॉ बोलता है कि हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपको फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, बट कुछ ट्रांजैक्शन अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो क्या उसमें कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। मतलब यहां पर सेक्शन 47 बोलता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे कि यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, भले ही हमारी एसेट क्यों ना जा रही। तो कुछ ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर ही नहीं बोलेंगे, और जो ट्रांसफर नहीं है वहां पर कैपिटल गेन नहीं लगता है।
ठीक है, तो यहाँ पर सरकार जो है वो एग्जेम्प्ट करना चाहती है कुछ ट्रांजैक्शन। तो इसमें अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो फॉल होते हैं, तो बहुत सारे फॉल होते हैं, बट कुछ मेन ट्रांजैक्शन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, मींस व्हाट डज दैट मींस, इट मींस नो कैपिटल गेन विल अराइज ऑन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कि यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या कैपिटल एसेट ऑन टोटल एंड पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ अप्लाइड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, एचयूएफ का, और जहां पर आपको क्या बोलते हैं एचयूएफ के पार्टीशन में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो आपको कोई एसेट मिल रही है, तो क्या वो ट्रांसफर है, नहीं, तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, कि अगर आपको गिफ्ट में, विल में या इररिवोकेबल ट्रस्ट में अगर कोई एसेट मिलती है तो वो ट्रांसफर नहीं है, वहां पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन है इसका अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिबेंचर वारंट अंडर ईसॉप। ठीक है, कि ईसॉप के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिबेंचर और वारंट अंडर ईसॉप। ठीक है, कि अगर आपको ईसॉप के अंदर शेयर डिबेंचर और वारंट मिल जाते हैं तो उस केस में आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वापस से बोलती हूं मैं कि अगर फर्स्ट, अगर पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, तो उस केस में अगर कोई भी एसेट मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, सेकंड, अगर मेरे को गिफ्ट में, विल में या फिर इनहेरिटेंस में या इररिवोकेबल ट्रस्ट में, ठीक है, इररिवोकेबल मतलब जो रिवोक नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता, एक ट्रस्ट बना दिया, एक एसेट ट्रांसफर कर दिया, एसेट मेरी हो गई। ठीक है, तो वैसा अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो वो ट्रांसफर नहीं है, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ईसॉप मिलते हैं फ्री से कंपनी में तो फिर उस केस में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है कि दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनती है, या एक छोटी कंपनी जो बड़ी कंपनी में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई और एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में मर्ज हो जाती है, या दो पुरानी कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के केस में अगर अमलगमेटिंग कंपनी मतलब कि जो पुरानी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, वो अमलगमेटेड न्यू कंपनी को अगर एसेट ट्रांसफर करती है, ठीक है, और जो अमलगमेटेड कंपनी है, न्यू कंपनी है, वो क्या है, एक इंडियन कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेक्शन 47 लग जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन। अमलगमेशन के केस में अगर पुरानी कंपनी नई कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, नई कंपनी पुरानी कंपनी तो खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली, तो जो पुरानी कंपनी वो नई कंपनी को जो एसेट ट्रांसफर कर रही है, और जो नई कंपनी वो एक इंडियन कंपनी है, तो उस केस में सेक्शन 47 लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा। कि होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अगर एसेट ट्रांसफर करती है, तो उस केस में सेक्शन 47 लग जाएगा अगर फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, मतलब उनका जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है वो 100% होल्डिंग सब्सिडरी है। और दूसरा, जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो क्या है, एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो क्या बोलता है, ट्रांसफर बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी के केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, की होल्डिंग कंपनी जो है वो 100% शेयर होल्डिंग होल्ड कर रही है किसकी, सब्सिडरी कंपनी की। और जो ट्रांसफरी कंपनी शुड बी व्हाट, एन इंडियन कंपनी, की जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। इन ऑल दी अबव केसेस सेक्शन 47 अप्लाइज। ये चारों केसेस में सेक्शन 47 जो है वो लगता है, और भी केसेस में लगता है। ठीक है, सिर्फ इन केसेस में नहीं, और भी केसेस में लगता है, बट ये चार मेन केसेस जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का पार्टीशन और आपको कैपिटल एसेट मिल रही है फ्री, नो कैपिटल गेन। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट,
फ्री, लेकिन ईसॉप उसका एक्सेप्शन है। अगर अमलगमेशन के अंदर पुरानी कंपनी नई कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है और जो अमलगमेटेड कंपनी है, नई कंपनी वो एक इंडियन कंपनी है, तो सेक्शन 47 लगेगा। और अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है, कैपिटल एसेट बिटवीन होल्डिंग टू सब्सिडरी, और दो कंडीशन सेटिस्फाई होती, पहला होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसको एसेट ट्रांसफर की जा रही है वो अगर इंडियन कंपनी है, तो उस केस में भी सेक्शन 47 लग जाएगा। ठीक है। अब सर अगर सेक्शन 47 लग जाता है तो क्या होता है, क्या होगा अगर सेक्शन 47 लग जाएगा, तो ये अपन समझते हैं यहां पर। अगर सेक्शन 47 लग गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आप किसकी लोगे, प्रीवियस ओनर की कंसिडर करोगे, क्योंकि आपको तो फ्री में मिली है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एसेट अपने पापा से मिल जाती फ्री में, एक लैंड मिली है जो इनहेरिटेंस में मिली है, तो मेरे लिए तो फ्री है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं किसकी लूंगी, अपने पापा की, अगर पापा ने खरीदी होगी। अगर पापा को इनहेरिटेंस में मिली है मेरे ग्रैंडफादर से, तो वो ग्रैंडफादर की लेंगे। तो जिसने एक्चुअली में एक्वायर किया है वो वाली कॉस्ट जो है वो अपन ले लेंगे। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट incurred by previous plus current owner made on 1/4/2001 shall be considered। कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा लेंगे, तो प्रीवियस ओनर और करंट ईयर दोनों का लेंगे, लेकिन जो 1/4/2001 के बाद हुआ है वही लेंगे, 1/4/2001 के पहले का नहीं लेंगे। ठीक है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस प्लस करंट ओनर दोनों की ली जाएगी। ठीक है। तो अगर सर सेक्शन 47 लग जाता है तो क्या होता है, तो अगर सेक्शन 47 लग जाता है तो तीन चीजें होती है। क्या तीन चीजें होती है, पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का कंसिडर किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर प्लस करंट ईयर दोनों का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। लेकिन 1/4/2001 के बाद का होना चाहिए। और उसके बाद पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है आपकी प्रीवियस ओनर और करंट ओनर दोनों की कंसिडर की जाए। आई होप आई एम क्लियर। ओके। तो ये जो है वो हमारा आज का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। तो इस कॉन्सेप्ट में तीन चीजें कवर हुई है लार्जली हमारी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, और सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, और क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या होगा। अब आ जाते हैं अपन अपनी टेक्स्ट बुक में। जो चीज हमने चार्ट बुक से कवर की एक बार टेक्स्ट बुक में भी नजर मार लेते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ये सेक्शन 47 है, ये हम लोगों ने सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े, बट एक्चुअल में 4 पॉइंट है क्या, नहीं, बहुत सारे पॉइंट है। तो जो बहुत सारे पॉइंट है जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट है वो हमने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो उसको हम लोग कहाँ से कवर करेंगे, अभी टेक्स्ट बुक से कवर करेंगे। ठीक है। क्या बोलता है ये, certain transactions not regarded as transfer section 47 in the genuine cases government exempt the transfer of capital gain tax। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट और एचयूएफ पार्टीशन, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर अंडर गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, ठीक है, मतलब कि इनहेरिटेंस में अगर आपको मिल रहा है। ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू एन अमलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड द न्यू कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। मतलब जो अमलगमेटेड कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी। क्या बोलता है ये, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और वाइस वर्सा, मतलब होल्डिंग टू सब्सिडरी भी चलेगा, सब्सिडरी टू होल्डिंग भी चलेगा, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करता है। प्रोवाइडेड द 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एंड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी मतलब जिसको एसेट ट्रांसफर की जा रही है वो कंपनी क्या है, एक इंडियन कंपनी है। तो दो कंडीशन है, 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप और ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये, कॉस्ट एट पीरियड ऑफ होल्डिंग इन सेक्शन 47 केसेस। ये कॉस्ट को कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। If transaction falls under section 47, when asset is finally sold by the recipient, cost of acquisition and period of holding are calculated using previous owner history। कि previous owner के हिसाब से निकालते हैं कि अगर कोई एसेट मुझे मिली है बट मैंने नहीं एक्वायर की थी, मेरे पापा ने भी एक्वायर नहीं की थी, मेरे दादा ने भी नहीं की थी, बट मेरे परदादा ने की थी, तो अगर मैं उसको आज बेच रही हूँ, ठीक है, हाँ मैं नालायक हूँ, मैं बेच रही हूँ, तो अगर मैं उसको आज बेच रही हूँ तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपने परदादा की जो वो आज कंसिडर करूंगी, दैट इज फाइनली द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका, प्रीवियस ओनर का। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रीवियस ओनर का भी करंट ओनर का भी, दोनों का मिला के लेंगे, लेकिन 1/4/2001 के बाद वाला ही लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी दोनों का, प्रीवियस ओनर का और करंट ओनर का मिला के लेंगे। तो ये किसके लिए है बेटा, सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन, कि जहाँ पे बीच के जो ट्रांसफर है वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 4 मेन केसेस वो मैंने आपको रटवा दिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, दीज आर दी बैलेंस केसेस, कि ये जो जनरल केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सेक्शन 47 में बहुत सारे केसेस हैं और क्लॉज हैं। तो ये जो है वो हम लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल और जनरल है, जनरल लॉजिक लगाओगे जैसे आप फॉलो हो रहा है तो वैसे वैसे सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलता है ये, समरी टेबल ऑफ एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट नंबर 6, डीमर्जर ट्रांसफर। अगर डीमर्जर हुआ है, डीमर्जर में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी में से एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा जो अलग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डीमर्जर कंपनी। तो जो अपनी बड़ी कंपनी है वो कुछ ऐसे ट्रांसफर करेगी किसको, उस रिजल्टिंग कंपनी को, उस छोटी कंपनी को। तो क्या बोलेगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय डीमर्ज कंपनी टू एन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ऐसे ट्रांसफर करेगी वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 47 ये है आपका क्लॉज 7D, क्या बोलता है, शेयर्स इशूड इन डीमर्जर, कि जब बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को ऐसे ट्रांसफर किए हैं, तो जो छोटी कंपनी वो शेयर्स भी तो इशू करेगी बड़ी कंपनी को उसके शेयर के लिए, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो क्या बोलता है, तो ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर। ठीक है, तो जब छोटी कंपनी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, जो डीमर्ज कंपनी ने एसेट ट्रांसफर की तो ये फर्स्ट वाला केस कवर हो गया, और जब रिजल्टिंग कंपनी उसको शेयर्स दे तो वो सेकंड वाला केस कवर हो गया, और दोनों एग्जाम्प्ट है, दोनों सेक्शन 47 में आता है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर ट्रांसफर इन अमलगमेशन, transfer of shares of amalgamating company in consideration of allotment of amalgamated company. Amalgamated company must be an Indian company, exception shareholder itself is an amalgamated company। अगर amalgamated company ही क्या है, शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि अगर दो कंपनीज अमलगमेट हो रही है तो जो शेयर होल्डर है उनके हाथ में पुरानी कंपनी के शेयर्स जाएंगे और नई कंपनी के शेयर्स जो है वो आ जाएंगे, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अमलगमेटेड कंपनी खुद ही शेयर होल्डर है, ठीक है, वो खुद ही अगर शेयर होल्डर है उस कंपनी में, तो वो एक एक्सेप्शन है कि उसके तो शेयर्स गए नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से अपनी कंपनी के शेयर्स थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद पीरियोडिक इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट थ्रू इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है आउटसाइड इंडिया ना, नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है इंडिया के बाहर, वो भी क्या बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडम्पशन, हाँ अगर आपको रिडम्पशन हो रहा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। रिडम्पशन में बाय इंडिविजुअल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015। शायद अब जो है आरबीआई ने इसको क्या कर दिया है, मतलब क्लोज कर दिया, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो वो इशू नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, क्या बोलता है ये,
कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और इशूड बाय वॉल्ट मैनेजर। हाँ, एक कंपनी जहां पर आपको अगर आपका गोल्ड रखना है तो आप अपना गोल्ड जो है वो रख के उसके बदले एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव देगी कि आप इतना जो गोल्ड है वो होल्ड करते हो। मतलब आपको डिजिटल फॉर्म में गोल्ड होल्ड करना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं करना है। तो वो भी क्या है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर नहीं है, और वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर टू म्यूजियम और गवर्नमेंट, तो ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड आइटम टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी और नेशनल आर्काइव्स और नोटिफाइड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और कौन से आइटम आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप ट्रांसफर कर रहे हो वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शंस, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफिक प्रिंट्स। तो अगर आप कोई क्रिएटिव आइटम इन सारे लोगों को ट्रांसफर कर देते हो, इनको ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है, वो ट्रांसफर नहीं है। ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर डिबेंचर ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है बॉन्ड्स का, डिबेंचर का, या डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और उसके बदले आपको शेयर डिबेंचर मिल रहे हैं सेम कंपनी के, तो वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो तो वो ट्रांसफर नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज। ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप लोगों ने जो पढ़ लिया है वो सारी बहुत जनरल बातें हैं कि आपका एक हाथ एक चीज गई और आपके बदले उसके बदले दूसरी चीज आ गई, तो वो ट्रांसफर नहीं है। ठीक है। बहुत ही ईजी है, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आपको याद होना चाहिए, मेरे जो समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स मॉर्गेज। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिवर्स मॉर्गेज। क्या बोलता है ये, रिवर्स मॉर्गेज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर को सीनियर टाइप दिखाएं, ये जो है वो एक सीनियर सिटीजन है। मिस्टर राम, मिस्टर राम इज अ सीनियर सिटीजन। अब ये जो है वो किसके पास जाता है, बैंक के पास जाता है, और ये जो है वो क्या है, बैंक है, एबीसी बैंक, एबीसी बैंक। अब मिस्टर जो राम है ना, उसके पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसके पास उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब राम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, मॉर्गेज करना चाहता है। ठीक है। मॉर्गेज करना चाहता है, किसको बेटा, बैंक को, और उसके बदले जो है उसको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, बट उसको या तो लमसम पेमेंट मिलेगा, लमसम पेमेंट मिलेगा, या तो पीरियोडिक, जो वो चूज करता है, पीरियोडिक, पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है। जो वो चूज करता है वो वाला पेमेंट मिल जाएगा। वापस मैं क्या बोलती हूँ कि राम जो है ना, वो एक सीनियर सिटीजन है और अब वो कमा नहीं सकता। ठीक है। तो वो क्या सोचता है, और अभी ना तो उसके बच्चे हैं, और बच्चे हैं भी तो नालायक हैं, वो उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। ठीक है। और ना उसके कोई रिलेटिव जो है वो उसकी टेक केयर करते हैं। तो अब उसके पास वो एक घर है जिसमें वो रह रहा है, तो यहाँ पर वो मॉर्गेज कर रहा है, तो वो क्या बैंक को घर खाली करके देगा क्या, नहीं, वो सिर्फ बैंक को पेपर दे देगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये लोन जो है, अब उसमें वो उसके बदले क्या ले रहा है, लोन ले रहा है अपने खुद के रहने के लिए, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है। तो लोन में जो पैसा आ रहा है वो लमसम है या पीरियोडिक है, तो वो चूज कर सकता है कि उसको एक बार में 1-1.5 करोड़ रुपए चाहिए, कि या फिर घर के बदले, या फिर उसको महीना महीना जो है उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा मिलते रहे, और उसको लगता है कि वो अभी से मैक्सिमम 20 ईयर्स और जिएगा, तो फॉर मैक्सिमम 20 ईयर्स जो है उसको पैसा मिलते रहे। ठीक है। तो यहां पर उसने क्या किया है, अपना घर जो है वो मॉर्गेज कर दिया बैंक को। अब 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, क्या होगा, या तो बैंक जो है वो क्या करेगी, उसको प्रॉपर्टी को या तो सेल कर देगी,
या तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसका कोई लीगल हेयर है, अब अचानक से आ गया, और अगर उसको चाहिए प्रॉपर्टी तो वो क्या करे, पे लोन, लोन जो है इतने साल का वो पे करे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के, और जो घर है वो वापस ले ले। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 20 साल बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, सेल हो जाती है ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन तब किसके हाथ में लगेगा, तो ये कैपिटल गेन लगेगा इन हैंड्स ऑफ राम, और राम को जो है उसमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैम जब सेल होगी तो फिर पैसा कौन रखेगा, बेटा जो इतना लोन का पैसा है वो बैंक रख लेगी, बचा हुआ पैसा जो है वो राम को चला जाए, वो बात अलग है। ठीक है, अभी मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जब राम ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की या ट्रांसफर की बैंक को, ठीक है, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47। तो यहां पर ये जो है वो क्या है, ट्रांसफर नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम पे प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज ट्रांसफर हो रही है बैंक को, तो फिर ये जो है वो ट्रांसफर नहीं है, तो यहां पर टैक्स नहीं लगा है। और ये जो आपको लोन के तौर पे ये पीरियोडिक पेमेंट जो मिल रहा है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है इन हैंड्स ऑफ राम। ठीक है, तो जब ये लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मॉर्गेज का, तो तब उस टाइम पे कोई भी किसी के हाथ में भी टैक्स जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, बट जब ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मान लो सेल हो रही है, तो फिर क्या माना जाएगा कि राम की प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो गई है, और उस केस में अब जो है वो राम को टैक्स लग जाना चाहिए। तो जो भी बैंक ने सेलिंग प्राइस या बिडिंग प्राइस डिसाइड किया होगा माइनस राम का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो जो बचा हुआ आंसर है वो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 साल बाद भी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, वापस जो है वो राम को चली जाती है, और पैसा शायद राम या उसका कोई लीगल हेड दे देता है, तो क्या उस केस में कैपिटल गेन लगेगा, नहीं, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैम जब ये प्रॉपर्टी सेल होगी और फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उनको सरप्लस पैसा मिल जाता है लोन से ज्यादा, तो जितना लोन प्लस इंटरेस्ट है वो बैंक रख लेगी, जो सरप्लस पैसा है और उस वो राम ले लेगा, उसमें से राम को क्या पे करना है, टैक्स पे करना। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज द ट्रांजैक्शन कॉल्ड एज रिवर्स मॉर्गेज। ठीक है, सो नाउ कम टू योर टेक्स्ट बुक, क्या बोलता है ये, रिवर्स मॉर्गेज सेक्शन 47(16). रिवर्स मॉर्गेज इज अ लोन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन हु ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन जिसके पास अपने खाने पीने मतलब जीवनी चलाने के लिए पैसा नहीं है। दे मॉर्गेज देयर हाउस टू अ शेड्यूल्ड बैंक, वो मॉर्गेज करते हैं शेड्यूल्ड बैंक को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अप्रूव्ड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, एंड रिसीव लमसम और पीरियोडिक पेमेंट मंथली और क्वार्टरली और एनुअल एन्युटी पेमेंट वाया LIC और अदर IE रजिस्टर्ड इंश्योरर। तो भैया उसको पैसा मिलता है, पैसा कहीं से भी मिल सकता है, लमसम होगा, पीरियोडिक होगा, वो भी हो सकता है, और या तो एन्युटी टाइप भी मिल सकता है, मतलब एन्युटी लाइक वाया LIC और उसके थ्रू एन्युटी का पैसा भी मिल सकता है। की बेनिफिट क्या है इसका, की बेनिफिट ये है कि सीनियर सिटीजन अपने घर पे रह रहे हैं, उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं अपने लाइफ टाइम में। और नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉर टैक्स पर्पस द मॉर्गेजिंग ऑफ द हाउस अंडर सच नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। जब मॉर्गेज करे तो उसको ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाएगा, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो नो कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट रिसीव, कि जितना भी पैसा उनको लमसम या पीरियोडिक मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, वो भी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। नो टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन और एनी अदर हेड, कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन अप्लाई होगा ऑन फाइनल सेल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जब हाउस प्रॉपर्टी का सेल फाइनल सेल हो जाएगा ना, उस टाइम पे कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा, या तो आफ्टर डेथ और इफ बोरोवर परमानेंटली मूव्स आउट, अगर बोरोवर जो है वो घर अगर निकाल देते हैं और बेच देते हैं, तो उस केस में कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आप लोग को केस सिनेरियो बना के समझाया, आई थिंक वो जो है वो ज्यादा इजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, जो कि सेक्शन 47 में कवर होती है। तो हमने सेक्शन 47 जो वो पूरा कवर कर लिया है, दैट इज ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका
एक सेकेंड। अभी तक अपन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब क्या अपन थोड़ा सा मूव कर लें अब क्वेश्चन बैंक की तरफ। ये जो है वो आपकी क्वेश्चन बैंक की लिस्ट है। ओके, और सबसे पहला जो है आपका, जिसमें आपके 10 से 11 क्वेश्चन कवर्ड हैं, दैट इज रिटर्न हियर 6.1 सिंपल क्वेश्चंस विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सेशन, कि जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन की बातें जो है वो होंगी। ठीक है, सो नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड 6.1 सिंपल क्वेश्चन विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेनिफिट। ध्यान से देखना क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट या 26-27 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, मिस्टर रमेश इज अ प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, वो क्या है, डीलर है। सेल्स द कमर्शियल प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 1 मार्च 2026 फॉर ₹100 लाख which was acquired by him on 1 August 2020 for ₹25 lakhs for selling of offices constructed therein. He has incurred land development charges of 10 lakh on 1 October 2019. He incurred 50,000 for selling the plot of land. ठीक है, अब ये जो मिस्टर रमेश है उसके केस में कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बता सकते हो आप? क्योंकि कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन ही बोलती है कि वो जो चीज है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बोलती है कि जो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी वो स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। सिंस रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए जो उसका कमर्शियल प्लॉट ऑफ लैंड है वो क्या हुआ बेटा, स्टॉक इन ट्रेड। और जब स्टॉक इन ट्रेड बिकता है तो कहाँ टैक्सेबिलिटी आती है, पीजीबीपी में आती है। तो यहां पर जो हमारा रमेश है वो क्या है, तो रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसके लिए जो उसका कमर्शियल प्लॉट है वो क्या है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो उस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं, मतलब ये जो क्या बोलते हैं सेलिंग है, कमर्शियल प्लॉट की सेलिंग जो है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। और इलस्ट्रेशन नंबर 27, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे ना। नाम आप क्यों लिखा रहे हो, ताकि आप लोग को याद रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर इज 53। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, अब सबसे पहला, क्या रमेश को कैपिटल गेन लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है। नो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रमेश। रमेश के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर and plot sold by him is stock in trade for him, stock sold which and not a capital asset, and not a capital asset। कि कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और जो प्लॉट सोल्ड बाय हिम है वो क्या है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या बात करता है, तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो बोलता है, क्वेश्चन बुक से पढ़ लेते हैं।
मिस्टर रॉय सेल्स हिज पर्सनल मोटर कार एज ऑन 11/4/2025। अब एक चीज ध्यान रखना, पर्सनल मोटर कार, तो अगर आप लोगों ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी है तो बोलता है पर्सनल मूवेबल एसेट आर नॉट कैपिटल एसेट। उसमें से सिर्फ 5 चीजें जो पर्सनल है, जो कैपिटल एसेट हो सकती है, उसका नाम है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो पर्सनल मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो इसलिए भी यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो रॉय सेल किया है 2,55,000 में, ठीक है, which was acquired on 31 जनवरी 2020 for 6,50,000, ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज दिस। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी, टेक्स्ट बुक नहीं ये, हाँ, नो कैपिटल गेन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ जॉय बिकॉज पर्सनल मोटर कार is not a capital asset। क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए उसके हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं, थर्ड कलर। क्या बोलता है ये, मिस्टर पवन सेल्स हिज पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस। अब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है बेटा वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, सेल हिज पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस एज ऑन 1/4/2026 for 86,70,000 which was acquired by him on 1 October 2009 for 30 lakh। The transfer expenses were 70,000। अब यहां पर आपको गौर करने वाली बात है क्या, डेट 1/4/2026। क्या 1/4/2024 प्रीवियस ईयर 25-26 में फॉल करता है? नहीं, वो 26-27 में फॉल करता है। तो कैपिटल गेन लगेगा जरूर, बट क्या कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 25-26 में लगेगा? नहीं, वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल गेन विल नॉट, सॉरी, capital gain will not be taxable in previous year 25-26 since transfer date 1/4/2026 does not fall in previous year 25-26, it falls in previous year 26-27, so it will be taxable in नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। क्योंकि जो ट्रांसफर डेट है वो इस प्रीवियस ईयर में नहीं, अगले प्रीवियस ईयर में फॉल करती है, तो इसलिए अगले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, क्या बोलता है, मिस्टर वाई सेल्स एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। रूरल रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या कैपिटल एसेट है? नहीं है, तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं। एज ऑन 1/1/26 for 10,50,000। The population of municipality under the village is covered is 9,800। The land was acquired on 1st March 2003 for ₹1 lakh। ठीक है, तो आंसर में आ जाओ, चैट बुक नहीं, टेक्स्ट नहीं, इधर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल agricultural land is not a capital asset since capital gain arises only on transfer of capital asset, no capital gain will be
टैक्सेबल ईयर, कि कोई कैपिटल गेन ये वाले केस में टैक्सेबल नहीं होगा। एक सेकेंड, टैक्सेबल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर, अब नेक्स्ट ले लेते हैं 5। क्या बोलता है ये? मिसेस प्रिया सेल्स हर गोल्ड ब्रेसलेट। गोल्ड ब्रेसलेट भले ही पर्सनल मूवेबल एसेट है, बट गोल्ड ज्वेलरी जो है वो एक्सेप्शन में काउंट होती है, तो ये कैपिटल एसेट है। ऑन 1 मई 2025 फॉर ₹5 लाख विच वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹40,000 ऑन 1 मार्च 2006। डायमंड वॉज फिटेड ऑन टू द ब्रेसलेट ऑन 1/4/2008 फॉर ₹10,000। वुड योर आंसर चेंज इफ शी सोल्ड द सेम ऑन 23 जुलाई 2025? नो, माई आंसर वुड नॉट चेंज। 1 मई 2025 ना, तो यहाँ पे क्या निकालना है? कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ प्रिया, कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ प्रिया। सबसे पहला क्या है? FVOC। तो FVOC जो है वो कितना आएगा? तो FVOC आएगा, FVOC कितना आएगा? तो FVOC आएगा आपका, कितने में बेचा गया है? 5 लाख में। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 5 लाख, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नील। तो आ जाएगा नेट कंसिडरेशन 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है ₹40,000 और इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है ₹10,000। 50,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैसे हुआ? तो इसने ब्रेसलेट खरीदा कब था? तो इसने ब्रेसलेट खरीदा था 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2006 को, और बेचा है 1 मई 2025 को। तो ऑब्वियसली ये 2 साल से ज्यादा है, 24 महीने से ज्यादा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,50,000। और ये कौन से सेक्शन में आएगा? तो ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 112 में आएगा, क्योंकि सिर्फ 3 एसेट 112 में आते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं वो किस में आती है? 112 में आती। ठीक है, आपको जो कैपिटल गेन का चैप्टर है बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? हाँ, एक चीज और यहाँ पर आप लिखना है, नो ट्रांसफर विल, क्या आंसर विल नॉट चेंज। माय आंसर विल नॉट चेंज इफ ट्रांसफर मेड ऑन 23 जुलाई 2025। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है? Mr. Kalicharan, a businessman, has acquired a sculpture for ₹8,36,000 and a drawing for 20,000। तो आपको पता है ड्राइंग और स्कल्पचर्स जो है वो दोनों ही क्या है? कैपिटल एसेट है। ठीक है, इन दी ईयर 5-6, ठीक है, he sold the sculpture for ₹9 lakh to a university and drawing for 15,000 to a national museum। तो अगर आप कोई चीज भी यूनिवर्सिटी को या नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर करते हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 47, इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 47 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर टू यूनिवर्सिटी म्यूजियम ये चीज आपने अभी पढ़ी है कि ये क्या है? एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 47। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग स्कल्पचर्स आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन
बुक्स, क्राफ्ट वर्क। 2, यूनिवर्सिटी और म्यूजियम। टू नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम is not regarded as transfer under section is not regarded as transfer under section 47. ठीक है, is not regarded as transfer under section 47. तो ये हो गया आपका ओके। 6 ही क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो इसको अपन हटा देंगे और ये जो है वो हमारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 27। ठीक है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्यों लिखा हुआ है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 होना चाहिए, सॉरी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और पेज नंबर है 20, नहीं पेज नंबर है 53। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है आपका 53। हाँ, क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 2? A owns a capital asset which was purchased by him on 1st May 1999। मतलब 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया गया फॉर ₹4 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट एज ऑन 1/4/2008 इज ₹3 लाख। की मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 3 लाख है। The said asset was sold for ₹18 lakh on 15/4/2025। Expense on transfer amount ₹5,000। Compute capital gain for assessment year 26-27। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपका फॉर्मेट है उसमें आंसर लिख देना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सबसे पहले आप लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या आपकी सेल वैल्यू है? क्या दी हुई है सेल वैल्यू? 18 लाख रुपए। अब माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपके 5,000 रुपीज। तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन 17,95,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कैसे होगा? तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आएगा। तो यहाँ पर एक्विजिशन अपन कैसे निकालते हैं? तो अपन निकालते हैं इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेकंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इफ एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी 4 लाख रुपए, क्वेश्चन में दी गई है। फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख। विच एवर इज हायर कितना हो गया? 4 लाख। यही है ना? यस। तो यहाँ पर आपका आ गया है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कभी भी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कंफ्यूजन हो तो आप परचेज डेट और सेल डेट लिख के देख चेक कर सकते हो, या ऊपर में भी लिख सकते हो परचेज डेट कब हुआ, सेल डेट कब हुआ है।
जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, परचेज हुआ है 1 मई 1999 को, 1999 को, और सेल हुआ है आपका, सेल हुआ है आपका 31 मार्च 2000, 31 मार्च में सेल हुआ है आपका 15 अप्रैल 2000, सॉरी 15 अप्रैल 2025 को, तो 15 अप्रैल 2025 को, तो ऑब्वियसली 2 साल से ज्यादा है। अंडर सेक्शन 112, और 112 का टैक्स रेट कितना है? 112 का टैक्स रेट है 12.5% डायरेक्टली। तो यहाँ पे 1795 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 13,95,000। दैट इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एसेट। तो हमको नहीं पता कि वो मूवेबल है कि इमूवेबल है, क्या है, तो इसलिए अपन उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ए ओन्स द शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। वो क्या ओन करता है? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है वो ओन करता है। विच वॉज परचेज बाय हिम ऑन 15 अक्टूबर 2025 फॉर ₹4 लाख। द सेड एसेट वॉज सोल्ड फॉर 4,80,000 ऑन 30/1/2026। Expense incurred on transfer amounted to ₹5,000. Compute the capital gain for assessment year 26। ठीक है, अब शेयर्स क्या है बेटा आपके? क्या है? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? तो इलस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा 3, पेज नंबर आपका आ जाएगा 53। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना रहता है आपका? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है आपका, यहाँ पर कितना दिया हुआ है भाई? इलस्ट्रेशन 3 चल रहा है ना? हैव यू द राइट पेज? सोल्ड फॉर 4,80,000 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन 4,75,000। ठीक है, तो नेट कंसिडरेशन है 4,75,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अनलिस्टेड शेयर है तो कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इंडेक्सेशन भी टैक्स लाइबिलिटी के टाइम पे चेक करते हैं, अभी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपका है 15 अक्टूबर को खरीदा था ना, तो आपका हो गया कितना? 4 लाख, 1 मिनट, 4,80,000 था, माइनस किए 5,000, तो आ गया 4,75,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख, तो आपका आ जाएगा कैपिटल गेन 75,000। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? तो हमने परचेज किया है इसको कब? 15 अक्टूबर 2025, सेल कर रहे 30/1/2026 को, तो ऑब्वियस सी बात है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने ही है, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्या ये 111A में आएगा? नहीं, तो ये अदर्स में आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालना चाहूँ,
टैक्स लाइबिलिटी। तो उस केस में टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि 75,000 में से बेसिक एग्जामिशन लिमिट में माइनस करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। और ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 75,000। अब है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है आपका 53। कंप्यूटेशन, वैसे तो सब जगह एक ही रहेगा, तो अपन पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर बाद में लिखेंगे, तो हमने सोचा पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या बोलता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए ओन्स द शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, हो रही है ना? हाँ, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इन विच वाज परचेज्ड बाय हिम ऑन 15 अक्टूबर 2017 फॉर रुपीज 4 लाख। द सेड वाज सोल्ड फॉर 5,75,000 ऑन 30/1/2026। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर इज 5,000। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, तो वापस से सेम फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज FVOC। कितने में बिका है? 4 लाख में। माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कितना बोला? 5,000। FVOC तो ये आप आ जाएगा नेट कंसिडरेशन 3,95,000। ठीक है, माइनस अपन करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक मिनट, अब यहां पर हम लोगों ने एक गलती कर दी है। ये जो है क्या है? सेल वैल्यू जो है वो है 5,75,000, माइनस 5,000 करेंगे तो आ जाएगा 5,70,000, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 570 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 1,70,000। अब ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? ठीक है, तो इसके लिए अपन लोगों ने एक्वायर कब किया है? 15 अक्टूबर 2017 को एक्वायर किया है और 30/1/2026 को क्या किया है? उसको सेल किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो 2 साल से ऊपर हो रहा है, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, अब एसेट कौन सी है ये? ऑब्वियसली अनलिस्टेड शेयर है, तो 112। अगर मैं इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालना चाहूँ तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि मैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस करूंगी तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई होप आपको समझ आ रहा है और क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्या बोलता है ये? ए ओन्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज्ड बाय हिम ऑन 15 अक्टूबर 2017। तो ए के पास क्या है? एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो 15 अक्टूबर 2017 को खरीदी थी 8 लाख। द सेड एसेट वाज सोल्ड फॉर 15,75,000 ऑन 30/1/2026। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर वाज 5,000 रुपीज एंड कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 5। पेज नंबर क्या है आपका? 53। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। क्या बोलता है ये? सबसे पहले बोलता है FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बिका? 15,75,000।
माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, 5000 इज इक्वल्स टू नेट कंसीडरेशन 1575 माइनस 5000, तो अपना आ जाएगा 15,70,000। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारा है वो क्या है, 8,00,000। माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, अब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो एक्वायर हुआ था 15 अक्टूबर 2017 को और सेल हो रहा है 30/1/2026 को, तो ऑब्वियसली 24 महीने से ज्यादा है, तो क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज इक्वल्स टू 15,70,000 माइनस 8,00,000 इज इक्वल्स टू 7,70,000। ये हो गया 7,70,000। नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 7,70,000। अब अगर मैं बोलूं क्या है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन, तो यहां पर फर्स्ट में मैं लिखूंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 टैक्सेबल एट लोअर ऑफ फॉलोइंग, कि दोनों में से लोअर में अपन टैक्सेबल करेंगे। तो पहला क्या है आपका 20% विथ इंडेक्सेशन और सेकंड है आपका 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। अब दोनों में से आंसर कैसे आएगा, तो यहां पर इसका आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, इसका आंसर 20% विथ इंडेक्सेशन। तो यहां पर मैं लिख रही हूं वर्किंग नोट नंबर 1 कैपिटल गेन आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो एफ वी ओ सी इज इक्वल्स टू वॉट, तो डायरेक्ट नेट कंसिडरेशन से चालू करते हैं ना। नेट कंसिडरेशन कितना आया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो नेट कंसिडरेशन आपका आ गया है 15,70,000, 15,70,000। ठीक है, नेट कंसिडरेशन है 15,70,000 माइनस नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,00,000 है प्रॉपर्टी की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 15 अक्टूबर 2017 किस में फॉल करता है, 17-18 में फॉल करता है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी चार्ट बुक देखूं तो 17-18 का क्या है बेटा CII, तो 15 अक्टूबर 2017 17-18 फॉल करता है, 17-18 का 272। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगी 272 से, इंटू करूंगी 376 से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 11,05,000 नहीं, हाँ 11,05,882। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,05,882 माइनस कर देंगे 15,70,000 से, माइनस 15,70,000 इज इक्वल्स टू 4,64,118। ठीक है, अब ये क्या है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112।
अब मेरे को टैक्स लायबिलिटी ने कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस केस में से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस करना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी तो 4,64,118 माइनस 2,50,000 जो बैलेंस बचा इंटू 20%, कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2.5 लाख, तो कर 2,14,000, 2,14,000 118 इंटू 20%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42,823, 42,823 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 42,823 इंटू 4%, कितना हो गया आपका 1713, 1713 टोटल कर देंगे 44,536, राउंड ऑफ होगा 10 के फिगर में 44,540। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग को यहाँ पर बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिए हमारा आंसर कितना आया है 42,823, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 42,823, और विदाउट इंडेक्सेशन में कैसे करोगे, तो 7,70,000 आपका आंसर आया ऊपर, माइनस 2,50,000 बेसिक एग्जामिशन लिमिट इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7,70,000 माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू 65,000, तो 65,000 विच एवर इज लोअर क्या होगा 42,823, तो हम लोग टैक्स लाइबिलिटी क्या लेंगे 42,823, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो उसका 4% आया है 1713, 1713, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ गई है 44,540, 44,540। आई होप आई एम क्लियर, मैं राउंड ऑफ करके ले लिया डायरेक्टली। तो यहां से मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ कि पहली बात तो ये क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात किसकी चल रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में मैंने पहले क्या निकाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लिया है और डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लिया। तो अगर मेरे को कैपिटल गेन पूछेगा ना तो मेरे को कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करना है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कैपिटल गेन पूछेगा तो आपको बिना इंडेक्सेशन के ही आंसर देना है कि मेरा कैपिटल गेन 7,70,000 है। लेकिन मेरे को यहां पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम एक फायदा मिलता है, और जो फायदा है वो इन दोनों का लोअर है, 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये जो फायदा है मैं कब कैलकुलेट करूंगी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है टैक्स लायबिलिटी तो आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कि हर केसेस में टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या है। आई होप आई एम क्लियर। और यहाँ पर भी ये जो हमने किया है एक्स्ट्रा सोल्यूशन, इसको भी आप हटा सकते हैं, हमको क्योंकि सिर्फ क्या चाहिए था, ये चाहिए था 42,823। I hope I'm clear. Okay. Now, move to your next question, that is called as illustration number 6. क्या बोलता है ये? A owns a capital asset which was purchased by him on 1 May 1989 for rupees 4 lakh. Fair market value as on 1/4/2001 is 15 lakh. Said asset was sold on 15th April for 58 lakh during the financial year 25-26. Expend income for transfer is 15,000. कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। पेज नंबर क्या है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 53।
3 computation of taxable capital gain for assessment year 26-27 FVOC कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 58 लाख यस 58 लाख माइनस कर दोगे आप क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000 है क्या 15,000 तो 15,000 पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका नेट कंसीडरेशन 15,85,000 57,65,नहीं 85,000 ठीक है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भाई कितने में खरीदा था तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपन लेंगे सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेकंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है उसकी 8 लाख और 15 लाख है फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर 15 लाख तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 लाख माइनस कर देंगे आ जाएगा अब लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है तो परचेज क्या है 15 अक्टूबर 2017 को और सेल किया है 15/4/2025 को ठीक है 15 अक्टूबर 17 से लेके 15/4/25 तक तो ये भी 24 महीने से ज्यादा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन अज्यूमिंग कि ये शेयर्स वेयर्स नहीं है तो हम 112 ही ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 42,85,000 42,85,000 ठीक है टैक्स लाइबिलिटी assuming it is not a immovable property ठीक है टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 42,85,000 माइनस 2.5 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट इंटू 12.5% इंटू 4% भी कर दो क्या इंटू 1.04 डायरेक्ट आ जाएगा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 5,24,550 5,24,550 ठीक है ये आ गया उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर क्या है आपका 53 कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है ये कि Mr. Ram purchases a house property for rupees 15 lakh on 30 जून 1994 ठीक है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 15 लाख तो यहाँ पर छोटा सा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन The following expenses were incurred by him for making addition or alteration to the house property. Cost of construction of first floor in 95-96. तो बेटा अगर 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट है तो क्या वो कंसिडर होता है नहीं तो उसको इग्नोर करेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड फ्लोर इन 2-3 7,50,000 कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा अल्टरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन 6-7 6,25,000 कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 21 लाख ठीक है
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 20 लाख। द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय हिम ऑन 15 जून 2025 फॉर रुपीज 1 करोड़ 25 लाख। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर इज 1 करोड़ 15 लाख। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन को वापस से रीड कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज डू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन वाइल स्टडिंग, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो इसका पैटर्न जो है वो याद हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी वापस से रीड करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ कितना है ना क्वेश्चन में, 1 करोड़ 25 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1,15,000। तो आ जाएगा आपका 1,23,85,000, 1,23,85,000। तो ये आपका हो गया नेट कंसिडरेशन। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसमें सबसे पहले अपन लेंगे, तो फर्स्ट आपका होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड का ए आपका होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18 और सेल वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो भी होगी फेयर मार्केट वैल्यू है 21 लाख और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 15 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 21 लाख, क्योंकि अगर 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू इज 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट एवरेज हायर, तो यहाँ पर आपका है 21 लाख। 31/1/18 को क्या है वैल्यू, तो 31/1/18 को वैल्यू है 1/4/2001। हाँ सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही देखते हैं ना। अच्छा ये शेयर्स थोड़ी ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर अपन नहीं कर, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/1/2001, नहीं 1/4/2001, 1/4/2001, और यहाँ पर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, ध्यान से देखना, गलती मत करना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में दी गई है 15 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 21 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 20 लाख। ये और ये विचेवर इज लोअर, ये और ये विचेवर इज हायर। तो 21 और 20, लोअर क्या हो गया 20, 20 और 15 विचेवर इज हायर 20, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा 20 लाख। 20 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, माइनस कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एसेट खरीदी कब थी, तो खरीदी थी 30 जून को, 30 जून 94, और 15 जून 2025 को, 15 मई 2025 को बेच दी। तो ऑब्वियसली 24 महीने से ज्यादा है, तो क्या होगा लॉन्ग टर्म। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद अपन माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो क्वेश्चन में एक है 95 96 का, वो इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद है सेकेंड फ्लोर का, वो है 7,50,000, तो वो कंसिडर करेंगे अपन, प्लस 6,25,000 जो है वो है ऑल्टरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों को टोटल कर देंगे तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा
इन दोनों का टोटल है 13,75,000। ठीक है, तो 1,23,85,000 माइनस 20, नहीं, 1,23,85,000 माइनस 20,00,000 माइनस 13,75,000, 90,10,000। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि वो खरीदा गया है 30 जून को और सेल हुआ है 15 मई 2025 को, जो कि 24 महीने से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो है। अब ऐसे तो क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी गई है, बट फिर भी मैं आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी ताकि आपको क्या है, क्लैरिटी आए व्हाइल सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन जो है वो किसी भी तौर पे आ सकते हैं, तो आपको सारी चीजों के लिए क्लैरिटी आए। टैक्स लायबिलिटी के लिए यहाँ पर लिखूंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 शैल बी टैक्सेबल लोअर ऑफ फॉलोइंग, कि दोनों का में से जो भी लोअर होगा वो टैक्सेबल करेंगे। तो फर्स्ट, टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन, और सेकंड है आपका टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, अब 20% और 12.5%, इसका आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब अपन यहाँ पे बना लेते हैं क्या, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल गेन आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। कैपिटल गेन आफ्टर टेकिंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया कैपिटल गेन आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी नेट कंसीडरेशन से। तो नेट कंसीडरेशन आपका है 1,23,85,000। तो यहाँ पर आ गया है 1,23,85,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारी, 20,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,00,000। अब प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई थी ऑब्वियसली 30 जून 1994, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 376, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,00,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 376 इज इक्वल्स टू 75,20,000। अब माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो 95 96 वाले इग्नोर करेंगे, बट 2002-3 वाला जो है वो कंसिडर करेंगे, 7,50,000। और 2002-3 का है 105 इंटू 376। एक बार मैं देख लेती हूँ चैट बुक। हाँ, 2-3 का है 105। ठीक है, अब तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105 इंटू 376, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 376 इज इक्वल टू 26,85,714। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, और एक और साल है 2006-7 वाला 6,25,000। तो 6-7 में आपका है 6-7 6-7 6-7 6-7 122, 122 इंटू 376, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,30,000 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 376 इज इक्वल्स टू 19,26,000, 19,26,230, 230 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा
कितना आंसर आएगा आपका? 23 8/1000 माइनस 75,20,000 माइनस 26,85,714 माइनस 19,26,230 इज इक्वल्स टू 2,53,000 2,53,056। रीबेट के कारण इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। मतलब आंसर आपका आया है 253,056, बट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रीबेट अगर मैं देखूंगी तो 112 के केस में रीबेट मिलती है, तो रीबेट के बाद टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जीरो। और विदाउट इंडेक्सेशन देखेंगे तो 90,10,000 माइनस 2,50,000 इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू 90,10,000 माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5%, 10,95,000। तो 10,95,000 लोअर क्या हो गया? जीरो। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं प्लीज 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 उसको ध्यान से देखिए, और अभी तक जितने प्रोविजंस पढ़ाए हैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल से लर्न करके आना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर आवर लेक्चर्स, गिविंग सो मच ऑफ लव टू आवर लेक्चर्स। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है किसी भी रिस्पेक्ट में तो आप क्या बोलते हैं हमें चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक जो है वो नीचे दी गई है। थैंक यू सो मच।